हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज मेरे सेशन में। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत कक्षा 7वीं के मृदा इस पाठ के अंतर्गत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मृदा मृदा यानी क्या? मृदा मतलब मिट्टी, वही मिट्टी जिसमें इंसान का जन्म होता है और अंत भी मिट्टी में ही होता है। ये मिट्टी जो जन्म से मरण तक का हमारा सफर है, लेकिन हमारा जीवन भी उसी के अंतर्गत है। वो कैसे, वो हम आज देखेंगे। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है हमारे जीवन का। जिस प्रकार हमारा जीवन वनस्पतियों पर निर्भर है या अन्य खाद्य पदार्थों के लिए हम उन पर निर्भर है, तो ये खाद्य पदार्थ जो मृदा पर निर्भर होते हैं, यानी ही हम भी इनडायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर ही निर्भर है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश में कहाँ पर और किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। ये आपको एक मैप दिख रहा होगा, ये हमारे भारत देश का मैप है। इसमें अलग अलग प्रकार की मृदाएं यहाँ पर दर्शाई गई है। इस विषय पर मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मृदा ये कैसे निर्मित होती है और इसे निर्मित करने के लिए कितना समय लगता है, या कौन से इसके आवश्यक घटक है जो जिस पर मृदा का बनना ये निर्भर करता है। ठीक है, तो मृदा निर्मिति के आवश्यक घटक के अंतर्गत सबसे पहला घटक जो हम देखेंगे वो है मूल चट्टान। अब मृदा का बनना ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है। अगर आप सोचो कि कोई मृदा निर्मिति आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, जैसे हम लोग ब्रिजेस बनाते हैं या किसी और चीज का निर्माण करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हार्डली कोई मकान बनाते हैं तो साल 6 महीने में हम वो बना दिए होते हैं। बट मृदा ये इतने कम समय की बात नहीं है। मृदा के 2.5 लेयर्स को बनने के लिए बहुत हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो ये इतनी ही स्लोली और ग्रेजुअली होने वाली प्रोसेस है, और ये प्राकृतिक है, इसे कोई बना नहीं सकता है। ये एक नैसर्गिक यानी ही प्राकृतिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला इसका आवश्यक घटक है मूल चट्टानें। अब मूल चट्टानें क्या होती है? मूल चट्टानें यानी ही जब इनका अपर्दन होता है, तो इनका अपर्दन होने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक बारीक जो टुकड़े होते हैं, टुकड़ों से और छोटे उसके कण होते जाते हैं। इस प्रकार से उसका जो है विघटन होते रहता है, और वह जो है एक बारीक पाउडर, चूरा या कंकड़ पत्थर, इस प्रकार से उसमें कन्वर्ट होती रहती है, उसमें बदलती रहती है, और फिर वह मृदा के लिए एक आवश्यक घटक बन जाती है। कालांतर में यही जो कण है वो प्रोसेस होते हैं और आगे वो मृदा में कन्वर्ट होते हैं या फिर बदलते हैं। दूसरा है प्रादेशिक जलवायु। अब जैसे मूल चट्टानों का भी एक पॉइंट मैं बता दूं आपको कि अपर्दन ये 2 चीजों पर आधारित होता है। ये प्रादेशिक जलवायु पर भी निर्भर करता है कि वहां के चट्टानों का अपर्दन किस प्रकार से होगा। ठीक है, और उसके अलावा कठोरता, चट्टान कितनी कठोर है। अगर बहुत ज्यादा कठोर है तो उसके अपर्दन के लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, अगर अत्यधिक कठोर नहीं है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है या फिर चट्टानों की कठोरता किस प्रकार की, उस पर निर्भर करता है कि ये मूल चट्टानें किस प्रकार से टूटेगी और कितना समय लेगी। ठीक है, फिर प्रादेशिक जलवायु जो होती है ये निश्चित करती है कि उसकी तीव्रता या फिर अपर्दन किस प्रकार से निर्भर होगा। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सोपान हम इसको बोल सकते हैं, ये प्रादेशिक जलवायु बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करती है। मतलब उसके हिसाब से ही सारी चीजें सेट होती है, यानी चट्टानों का अपर्दन निश्चित होता है। उसकी तीव्रता जल्दी होगा, धीरे होगा या फिर बहुत समय लेगा, ये सारी निश्चित चीजें कौन करती है? वहां की जलवायु निश्चित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जैविक घटक। जैविक घटक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं कहूंगी मृदा को बनाने के लिए, क्योंकि बिना जैविक घटक के वो सिवाय मिट्टी के कण का कुछ भी नहीं है। जैसे कि 2 प्रकार होता है, एक कुम्हार जो है मिट्टी का यूज करता है, एक किसान जो है वो मिट्टी का यूज करता है। कुम्हार जिस मिट्टी का यूज करता है घड़े बनाने के लिए या बर्तन बनाने के लिए, उस मिट्टी में जैविक घटक हम बोल सकते हैं कि ना भी रहे तो चलेगा, या फिर नहीं है तो वो मिट्टी फिर भी काम करेगी बर्तन बनाने के लिए। लेकिन अगर उसमें जैविक घटक नहीं है और ऐसी मृदा में अगर किसान खेती करता है या फिर किसी भी वनस्पति या किसी भी चीज को उगाने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे समय पर
वह पूरी तरीके से वहां पर कुछ भी उपजाऊ नहीं हो पाएगा। यानी ही इसी से हम समझ सकते हैं कि जैविक घटक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जैविक घटक होते क्या है? जो वनस्पति या प्राणी मरे हुए होते हैं, तो कालांतर में उनका जो जमीन के नीचे दब जाते हैं, तो कालांतर में क्या होता है, इनका विघटन होते रहता है। तो ये धीरे 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 जब ये विघटन होता है, तो जो जैविक घटक है और अजैविक घटक है, ये दोनों ही मृदा के अंदर होते हैं। उसी के साथ साथ कुछ एक जीव होते हैं जो मृदा को और उपजाऊ बनाते हैं, जैसे केचुआ, है ना। ये सारे जो जीव है ये हमारी मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, ये सारे ही घटक। तो ये इसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? जो फॉसिल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया, प्राणी और वनस्पतियों के अवशेष से ये निर्माण होते हैं, और ये मृदा के अंदर फिर ये सारी चीजों का जब समावेश होता है, समाविष्ट होती है, सब एक मिलकर एक क्वालिटी सॉइल जो बोलते हैं वो बनाते हैं। उसके साथ साथ मृदा का पीएच लेवल भी ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे भूमि की ढलान। अब ये भूमि की ढलान भी एक आवश्यक घटक होती है मृदा के निर्माण, क्योंकि भूमि की जैसे ढलान है, तो जो पत्थर है वो जो है तीव्रता से नीचे बार बार जब नीचे की ओर जाते हैं, तो उनके घर्षण से जो है ये पत्थर टूटते हैं, और फिर जो है वो जो पाउडर रेडी होता है वो मृदा में आगे जाके कालांतर में वो परिवर्तित होता है। तीसरा है समयावधि। मैंने आपको पहले ही बताया कि मृदा का निर्मित होना ये कोई 1-2 दिन या 5-10 महीने की बात नहीं है, कई हजारों सालों बाद जो है ऐसी मृदा निर्मित होती है, और ये एक नैसर्गिक प्रोसेस है जो कि एक बहुत ही मंद गति से चलने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। बेसिकली वैसे इंडिया में हमारे पास बहुत सारे प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जिसमें से मेन हम 8 प्रकार यहाँ पर देखने वाले हैं। इसको याद रखने की ट्रिक बहुत ही ईजी है। कैसे याद रखेंगे आप लोग? ये एक लाइन आप लोग याद रख सकते हैं, क्या? कला जल जीव को क्षमा करो, ठीक है। फिर से रिपीट करूंगी, कला, आप अज्यूम कर सकते हैं कि किसी लड़की का नाम है, ठीक है। कला जल जीव को क्षमा करो। अब क से समझ लो काली मिट्टी, पहला प्रकार हुआ। ला से लाल मिट्टी, दूसरा प्रकार। ज से जलोढ़ मिट्टी, ये तीसरा प्रकार, ठीक है। फिर से ल आया है इसमें, तो ये चौथा ल जो है वो लेटेराइट मृदा के लिए या फिर मिट्टी के लिए हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है जी यानी ये जैव मिट्टी या जैविक मिट्टी से हम कहेंगे, ठीक है। व से है वनीय मिट्टी, ठीक है। क को हमने ऐसे ही सेंटेंस फॉर्म करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। श से है क्षारीय मिट्टी और म से है मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की मृदाएं जो है ये हमारे पूरे भारत देश में पाई जाती है। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है ये पर्वतीय मिट्टी शो कर रही है कि भारत के उत्तरी भाग में मोस्टली ये यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, ये आप पूरा रीजन देख रहे हो उधर साइड का, ईस्ट प्लस वेस्ट दोनों, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पर व्याप्त है। उसके अलावा काली मिट्टी, ठीक है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, पश्चिमी तट के समीप आपको ये नजर आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी ने भी बहुत सा जो क्षेत्र है वो व्याप्त करके रखा है। फिर उसके बाद है लेटेराइट मिट्टी, ये तटीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, पश्चिम तटीय क्षेत्रों में आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर। फिर है मरुस्थलीय मिट्टी, ये जो है यहाँ पर राजस्थान के करीब जो अपने मरुस्थल है वहां पर ये मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। उनमें पाए जाने वाले तत्व, उनमें उगाई जाने वाली फसलें, उनका रंग एवं देश के किस भाग में ये पाई जाएगी, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से अभी देखेंगे। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। वह कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, वनीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और जैव मिट्टी। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी यानी यही क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम कहते हैं, ठीक है। यह मिट्टी जो है भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। एलुवियल सॉइल उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है।
यह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है। वह कौन सी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। अब इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। एलुवियल सॉइल में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है यह 2 प्रकार से बांटी गई है, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। अब ये जो लाल मिट्टी है यह इसका निर्माण जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से और चट्टानों के टूट-फूट जाने से यह बनती है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसी आयरन के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखता है, यानी ही ये लाल कलर की नजर आती है। लेकिन यह जो मृदा है यह फर्टिलिटी लेस होती है, यानी ही बंजर मानी जाती है, लेकिन अगर इसमें चूना ऐड कर दिया जाए तो शायद कुछ काम बन सकता है। यह जो मिट्टी है लाल मिट्टी, इसमें एसिडिक नेचर की यह मिट्टी होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की काफी कमी होती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। यह जो रेड सॉइल है यह आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट, छोटानगर के प्लेटू एरिया, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम जिलों, मेघालय की गोरा, खासी और जंतियों की पहाड़ियों में क्षेत्रों में, नागालैंड, राजस्थान में, अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। अब हम देखेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है यह बेसॉल्ट चट्टानों के टूटने फूटने तथा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से यह बनती है। यह आयरन, चूना, एल्युमिनियम, ह्यूमस और मैग्नीशियम की इसमें अधिकता होती है, यानी सारे तत्व इसी में पाए जाते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है और टिटेनियम, फेरस, मैग्नेसाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण यह काली दिखती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और यह मिट्टी जो है गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को इसमें फसलों को उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ये जो ब्लैक सॉइल है यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर का उत्तरी भाग, इन सब स्थानों पर यह मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखेंगे लैटेराइट सॉइल, यानी जो मिट्टी जो रेड सॉइल की तरह ही हमें नजर आती है, लेकिन इस मिट्टी में केमिकल रिएक्शंस तथा चट्टानों के टूट-फूट द्वारा ड्राई सीजन में यह मिट्टी बनती है और इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। यह देखने में लाल मिट्टी की तरह ही लगती है, लेकिन उससे कम उपजाऊ होती है। चट्टानों के टूट-फूट से बनने वाली इस मिट्टी को हम जो है गहरी लाल मिट्टी और सफेद लाल लैटेराइट और भूमिगत जलवायु लैटेराइट, इस प्रकार से 3 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ये जो पहली गहरी लाल लैटेराइट जो होती है ये हम देखेंगे किस प्रकार से है। गहरी लाल लैटेराइट जो है आयरन ऑक्साइड और पोटाश की इसमें बहुलता होती है, उसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती यहाँ पर की जा सकती है। सफेद लैटेराइट जो है यह उर्वरता इसमें कमी होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। केओलिन एक केमिकल है जिसके कारण एक तत्व है जिसके कारण सफेद रंग दिखता है। तीसरा है भूमिगत जलवायु मिट्टी। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और वर्षा काल में आयरन ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाता है इसमें और इसीलिए यह काम करती है। लैटेराइट मिट्टी में चाय की खेती सबसे अच्छी होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल यानी कि वनीय मिट्टी। अब ये जो वनीय मिट्टी है यह पर्वतीय ढलान और वन्य क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। उन स्थानों पर इसकी अधिकता आपको मिलेगी और इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, लेकिन पोटाश, फास्फोरस तथा चूना इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल यानी ही वनीय मिट्टी यह बागवानी फसल जैसे चाय, कहवा, मसाला तथा फल आदि के लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त होती है। जनजातियों द्वारा झूम कृषि इस मिट्टी में की जाती है। ये आदिवासी जनजाति के लोग ये झूम कृषि इसमें करते हैं। ये मिट्टी जो है हिमालय के पर्वतीय भागों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि स्थानों पर यह मिट्टी पाई जाती है, यह पर्वतीय भागों। नेक्स्ट है अल्कलाइन सॉइल यानी कि क्षारीय मिट्टी। अब क्षारीय मिट्टी को हम रेह, ऊसर, कल्हड़ के नामों से भी जानते हैं या फिर इन्हें जाना जाता है। यह मिट्टी वहां पर बनती है जहां पर पानी आसानी से नहीं निकल पाता है, यानी डिपॉजिट होता है।
इसमें सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और चूने की इसमें कमी होती है। अब यह उपयुक्त मिट्टी नहीं होती है, इसमें नारियल तथा ताड़ की ही खेती हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव या फिर उपजाऊ नहीं है। ये ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में तथा केरल के तट पर सुंदरबन में देखने को यह सॉइल मिलेगी नहीं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी। अब डेजर्ट सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी जो है हाई टेम्परेचर की वजह से बनती है, और इसका सबसे बड़ी वजह होती है चट्टानों का टूट जाना और छोटे छोटे सॉइल्स के इसमें टुकड़े बनते हैं, चट्टानें तड़क जाती है। यह बुलई मिट्टी की भी इसे कहा जाता है। इसमें लोहा, फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा होती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी दिखाई देती है या फिर कम मात्रा में पाया जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसमें गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती है और मिट्टी में सिंचाई की जाती है। यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां पर भूमि बंजर पाई जाती है। तो सारे ही मिट्टी के प्रकार यानी मृदा के प्रकार हमने देखे हैं। अब उसके अलावा कुछ एक मुद्दे हैं जो और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हम अभी देखेंगे। पहला है मृदा क्षरण। अब ये मृदा क्षरण यानी क्या होता है? यहाँ पे मृदा अवनति और मृदा क्षरण ये दो टर्म्स यहाँ पर हमारे सामने हैं। मृदा क्षरण और मृदा अवनति में क्या डिफरेंस होता है? मृदा क्षरण मतलब मिट्टी की पूरी परत जो है वो निकल जाना, झड़ते जाना, अलग होते जाना, है ना। कई बार होता है जल का जो प्रभाव होता है या उसके कारण जो मिट्टी है वो आगे जल अपने साथ बहाते हुए ले जाता है, तो पूरी की पूरी जो परतें हैं वो मिट्टी की वो निकलते जाती है, बहते जाती है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी जो है वो उसको क्षति पहुंचती है, मृदा को क्षति होती है। तो ये पहला है मृदा क्षरण, इसे हम कहते हैं। अब मृदा अवनति यानी क्या होता है? मृदा अवनति का अर्थ होता है मृदा की क्वालिटी खराब होना। अगर एक ही स्थान पर बार बार खेती की जाती है या बहुत सारी चीज़ों का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसके कारण जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो खराब होता है। अब किन किन कारणों से क्वालिटी ऑफ सॉइल खराब होता है ये हम देखेंगे। देखो, अति जल सिंचाई से, जब हम बहुत ज़्यादा जल सिंचाई कर देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर के जो क्षारीय घटक होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसका जो क्वालिटी है मिट्टी की, जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। दूसरा है रासायनिक द्रव्यों के अति उपयोग से, जैसे बहुत सारे जो हम लोग यूज करते हैं कंपोस्ट या अलग अलग टाइप के आर्टिफिशियल चीजें जो यूज की जाती है ताकि खेती जो हमारी वनस्पति है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। तो क्या होता है, पहले बार खेती में तो वो चीज ठीक हो जाती है, लेकिन उससे मृदा की क्वालिटी खराब होती जाती है। तो यानी ही ऐसे चीजों का उपयोग हमें बहुत अधिक नहीं करना है, रासायनिक द्रव्यों का उपयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये दो कारण हैं जो मृदा अवनति के मेन बेसिक रीजन है। अब मृदा का संवर्धन भी हमको करना आवश्यक है। संवर्धन यानी क्या? उसको बचाना, उसको ठीक से रखना, क्योंकि हमें पता है हमारे भारत के मोस्टली लोग जो है, एक कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और उसके अलावा हम जो अन्य धान्य जो है हमारे, वह सभी कुछ कृषि पे यानी ही इनडायरेक्टली मृदा पे निर्भर होता है। तो जो हमारी एक तरीके से मृदा जो है ये हमारी एक संपत्ति है, और अपनी संपत्ति की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। अब मृदा संवर्धन के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने भी अनेक योजनाएं चलाई है, नदी तालाब योजना, ठीक है, बहुत सारी परियोजनाएं चलती है। उसके अंतर्गत ये भी एक है कि मेड़बंदी की जाती है। मेड़बंदी क्या होती है? मेड़बंदी मतलब ऊंचाइयों पर, ऊंचे स्थानों पर क्या कहता है, मेड़ों पर पौधे लगा दिए जाते हैं, ताकि ऊंचाई वाले स्थान से जब नीचे की तरफ जो मिट्टी है वो जाए ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित ना करे। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हवा के माध्यम से मिट्टी के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उड़कर पहुंचते हैं, तो उसी को हम मृदा क्षरण भी कहते हैं। तो उसके लिए मेड़बंदी करते हैं, जिससे हम छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, और या फिर पत्थरों की मेड़ बनाते हैं ना, पत्थर की एक लेयर, एक फॉर्म कर दी जाती है, जिससे कि मृदा का क्षरण हम रोक देते हैं। दूसरा है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण ये बहुत ही बेसिक चीज है जिससे हम मृदा का क्षरण रोक सकते हैं। हमें पता है वृक्षों के कारण जो है हवा की गति कम हो जाती है ना, कि वृक्ष अगर बीच बीच में रहेंगे तो जो एयर इतने फोर्स से आ रही है उसकी जो
स्पीड है वो कम हो जाएगी, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, हवा की गति हम इससे कम कर सकते हैं। उसके अलावा हमें जड़ों को बांधने का काम वृक्षारोपण करता है। अगर सॉइल या मिट्टी ऐसे ही पड़ी है तो उसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर उसकी मिट्टियों जो है अगर जड़ में बंधी हुई है या फिर वहां पर कोई प्लांट है, कोई ट्री है, तो जो मिट्टी है फिर उसे पकड़ कर रखती है और वो वहां से मृदा का क्षरण रुकता है। ठीक है। और क्या है, पहाड़ी स्थान पर समान स्तर पर नालियां बनाना। अब पहाड़ी स्थान मतलब ऊंचे स्थान है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से कुछ समान स्तर पर एक जैसी लेवल वाली सारी नालियां बना दी जाती है, क्योंकि ढलान वाले क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी जो है वो नीचे 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 आ जाती है। तो इस प्रकार से उसको रोकने के लिए, और जो जल भी है वो जल अपने साथ ये मिट्टी जो है नीचे बहाकर ले जा लेते हैं तल वाले जो क्षेत्र है वहां पर। तो इसीलिए यहाँ पर समान स्तर पर नालियां बना दी जाती है। इन नालियों को बनाने से क्या होता है, छीजन होता है। छीजन किस प्रकार होता है कि ये पानियों में, ये जो नालियां बनी, इन नालियों में पानी भर जाता है। ठीक है। और फिर जो भूमि में ये पानी रिस जाता है। ठीक है। तो जो मिट्टी साथ में बहकर आई है वो यहाँ पर नालियों में डिपॉजिट हो जाएगी। उसके अलावा जैविक खाद या कंपोस्ट खाद का उपयोग भी हम कर सकते हैं। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सॉइल की जैविक पदार्थ जैसे वनस्पतियों के छिलके या फिर जो गीली वनस्पतियां होती है जो अब यूज नहीं है वो, प्लस प्राणियों के जो अवशेष है, ये सारे जो जैविक खाद जो है हमको घर में भी हम लोग बनाते हैं जैविक खाद। इसकी आपको जानकारी होगी, बहुत सारी एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों ने ये सीखा भी है। और या फिर कंपोस्ट खाद, इनका उपयोग करके भी हम मृदा का संवर्धन कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आज आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और आप इसी प्रकार से अब हम अपनी मिट्टी यानी ही मृदा का हम संवर्धन करेंगे और प्रण लेंगे कि हम अधिक से अधिक जो है ट्री प्लांटेशन यानी ही वृक्षारोपण करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।